सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, इससे जो ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है इसराइल और अमेरिका की तरफ से, उसने दुनिया भर की इकॉनमी को डेंट किया। खासतौर पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें या खुद अमेरिका की बात करें, दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ उन्होंने तो फिलहाल अपने आप को इससे अलहदा रखा हुआ है। लेकिन अगर हम इस खित्ते में पाकिस्तान की बात करें तो वो भी डेफिनेटली इसका विक्टिम है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इक़दाम भी किए थे। पाकिस्तान ने ऑयल प्राइसेस उस पर बढ़ाई भी थी, लेकिन उसके बाद 2 हफ्ते पाकिस्तान ने प्राइसेस नहीं बढ़ाई सिवाय हाई ऑक्टेन के। कुछ इक़दाम किए थे जैसे वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और अब बहुत सारी चीज़ें आगे भी सुनने में आ रही है कि शायद स्मार्ट लॉकडाउन हो जाए या कोई हाइब्रिड सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। लेकिन क्या कर रहा है पाकिस्तान? पेट्रोल का स्टॉक कितना है, LNG का स्टॉक कितना है, ये वो सवालात हैं जो हर किसी के जहन में उभर रहे हैं। हमें इस वक्त खुर्रम शहजाद साहब ने ज्वाइन किया है जो कि एडवाइज़र टू द फाइनेंस एंड रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। उनसे इस हवाले से जानेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपके टाइम का। खुर्रम शहजाद साहब, जिस तरह से डेफिनेटली एक बड़ा इकॉनमी को डेंट लगा है दुनिया भर की इस जंग से और उसमें पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान के पास बड़ी तजावीज़ थी आप लोगों की तरफ से। जो ECC का इजलास हुआ उसमें कुछ चीज़ें आई, ऐवान सदर में भी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। उसमें ज़रा बताइएगा इस वक्त कि अवाम के पास कुछ है, अवाम के पास देने के लिए आपके पास क्या है? कोई जो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, सब्सिडी देने के हवाले से क्या डिसीजन अब तक हुए सर? जी बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि ऑलरेडी 70 अरब रुपए, तकरीबन 70 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सब्सिडी में दे चुकी है और 70 अरब का इम्पैक्ट, ये 2 वीक्स जो प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं उसकी वजह से 70 अरब का बोझ आया है। और वो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने खर्चे कम कर रही है और 100 अरब रुपया तकरीबन जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उससे काटा गया है। और उसके अलावा जो है कंजर्वेशन यानी कि तवानाई की बचत के सिलसिले में जो इक़दाम हुए हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि 50% जो है वो फ्यूल जो मिलता है गवर्नमेंट के लोगों को, उनको जो है वो कम कर दिया। 50%, 60% गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त ग्राउंड हुई हुई हैं यानी कि खड़ी कर दी गई हैं। ज़्यादातर मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन हो रही हैं। एक दिन जो है वो छुट्टी का ऐड कर दिया गया है, 4 दिन अब काम होता है। उसमें भी 50% जो वर्कफोर्स है वो घर से काम करती है। तो देखिए ये सारी चीज़ें फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी इसको फॉलो कर रही हैं। और अच्छी बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर से भी कहा गया, प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करे कि वो भी जो है इस कंजर्वेशन को जो है अपनाए। तो मेरे ख्याल में ये सब मिल मिला के ऑस्टेरिटी, कंजर्वेशन और ये सब्सिडी जो 70 अरब की दी गई है, इस सब ने मिल मिला के जो बोझ आना था डीजल का और पेट्रोल की कीमतों का, उसको जो है वो नहीं दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखें दुनिया भर में 30% से उठ के 70% तक कीमतें बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान में 22 से 24% तक बढ़ी हैं। तो ये काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने बड़ा एक बैलेंस किया हुआ है। लेकिन आपको पता है ये सस्टेनेबल नहीं है। आगे जाते हुए अगर ये वॉर चलती है और ज़्यादा बढ़ती है, कीमतें बढ़ी रहती हैं, तो फिर ये सबका एक शेड जो है ना वो मेरे ख्याल में पेन होगा जो सबको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसको मैनेज किया है अपने खर्चे कम करके, और मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है वो बहुत बेहतर हुई है जो पिछले सालों में नहीं हुई। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि या हमें बताया जाए कि कम से कम आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज़ होगा? और स्टॉक हमारे पास कितना है, LNG का स्टॉक कितना है? दिस इज़ ऑल्सो मेजर कंसर्न। लेकिन ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कितना इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है। ये तो जो मार्केट की कीमतें होंगी, जो डिसीजन होगा प्राइम मिनिस्टर का, वो सब पता चलेगा। लेकिन अभी तक आप देख लेना कि 2 हफ्ते में कीमतें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डीजल की कीमत $88 से उठ के $210-220 पे जा चुकी है। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी डीजल की कीमत $200 से ऊपर है पर बैरल, और ये आज से 3 हफ्ते पहले $88 पे थी। तो आप देख लें कितना इंक्रीज है। इसी हिसाब से पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो वो $77 के पास था। आज पेट्रोल $130-140 के आसपास घूम रहा है। तो आप देखिए उसका भी कितना बड़ा इंक्रीज आया है। लेकिन लोकल मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ाई गई। मैंने वही कहा ना कि अपने ऊपर खर्चों को जो है वो कम किया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरी चीज़ आपने जो पूछी है कि कितने दिन का स्टॉक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छा मैं आपसे शेयर करता हूँ
कि पहले अगर 24 दिन का स्टॉक था वो 28 दिन का हो गया है और वो बढ़ता जा रहा है, इंप्रूव होता जा रहा है। पहले मार्च हमने कवर किया, फिर अप्रैल कवर किया है, अब इंशाल्लाह आगे की बात हो रही है। क्रूड हमारे पास आता जा रहा है, हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं सऊदी अरेबिया से और जीसीसी कंट्रीज से कि हमें प्रायोरिटी मिल रही है। फिर आप देखें हमारे पास पोर्ट पे एक्टिविटी बढ़ गई है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे पास कराची पोर्ट ने कितना बड़ा क्वांटम हैंडल किया, पूरे साल में इतना क्वांटम हैंडल किया था कंटेनर्स का और शिप्स का, जो अब हैंडल कर रहा है। तो हमारे पास देखें अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं और जो सप्लाईज है वो भी बड़ी स्टेबल है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। कोई क्यूज नहीं है यहाँ पे, कोई लाइनें नहीं है। आप देखें पेट्रोल पंप काम नहीं चल रही हैं, ये पता भी नहीं चल रहा कि जंग हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आप बांग्लादेश जाके देखें, श्रीलंका जाएं, इवन इंडिया चले जाएं, वहाँ देख लें क्या हो रहा है। चूल्हों में जो है एलपीजी नहीं मिल रही उनको और वो कैसे कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो देखिए बात ये है कि मैनेज बहुत अच्छी तरीके से, अल्लाह का शुक्र है, अब तक हुआ है। होपफुल हम हैं कि आगे जाते हुए ये जो जंग है ये देखें इवेंचुअली तो सेटल होनी है ना। तो ये इवेंचुअली सेटल हो, जैसे पाकिस्तान फिर एक अपना रोल प्ले कर रहा है, आपको पता है सालसी का रोल प्ले कर रहा है। तो ये सब चीजें होती तो आई एम श्योर कि ये चीजें फिर सेटल और मजीद बेहतर हो जाएंगी। होपफुली आगे बढ़े ना, ताकि हमारे पास ये जो मैनेजमेंट है यही चलती रहे और बहुत ज्यादा ऐसे डिसीजन ना हो जो कि उन हालात में शायद लेने पड़े। सर हाई ऑक्टेन की जो प्राइस आप लोगों ने 200 रुपीज़ उस पर बढ़ाए थे, उसका कोई इम्पैक्ट है या फिर लोगों ने हाई ऑक्टेन छोड़ के पेट्रोल पे इंसार ज़्यादा कर दिया है? नहीं, वो तो देखें, वो फिर चॉइस है ना कि अगर कोई हाई ऑक्टेन नहीं डलवाता तो वो ना डलवाए, उसमें तो वो नहीं है। लेकिन हाई ऑक्टेन की प्राइस तो ठीक होनी चाहिए ना। उस पर तो ये नहीं हो सकता कि उसकी प्राइस पे आप इतनी कमी रखें और वो जो बड़ी गाड़ियां हैं वो हाई ऑक्टेन यूज करती रहे और हाई ऑक्टेन जो है वो कम होता जाए। तो देखें जहाँ पे जो प्राइस जिस पे होनी चाहिए वो तो बढ़ाए ना, लेकिन खपत ज्यादा जो होती है पेट्रोल और डीजल की होती है, उस पर कीमतें नहीं बढ़ी। अच्छा, क्या ये भी सुन रहे थे कि कोई कोटा मुख्तस कर दिया जाएगा कि महीने का गाड़ी को इतना, इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा, एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी जाएगी। लाइकवाइज बाइक्स, ये भी तजवीज़ कोई ज़ेर गौर है, ऐसा होने जा रहा है सर? नहीं देखिए, ऑप्शन तो सारे टेबल पे है ना, ऑप्शन तो टेबल पे होते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरह की जंगी सूरत हाल होती है जिसके अंदर आपको एक ऐसी कमोडिटी जिसपे आपका एनएसआर होता है, आपका नहीं पूरी दुनिया का एनएसआर होता है, जिसे हम ऑयल कहते हैं, जिसपे आपकी बिजली बनती है, जिसपे गाड़ियां चलती हैं, जिसपे प्लांट्स चलते हैं, जिसपे पूरी दुनिया जो है एनर्जी पे चलती है, आपको पता है। तो अगर उसमें 20-25% गिरावट, उसकी सप्लाई में गिरावट आ जाए और आप जो 80% आप इम्पोर्ट करते हैं जीसीसी कंट्री से, खलीजी ममालिक से आप इम्पोर्ट करते हैं ना, पाकिस्तान तो 80% अपनी रिक्वायरमेंट वहां से इम्पोर्ट करता है, तो उस 80% के ऊपर सारा ये कदगन लग जाए और वो सप्लाई ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर तो सारे ऑप्शंस तो डिस्कस करेंगे ना कि तैयारी करके रखना जरूरी है। देखिए मेरा पॉइंट ये है कि तैयारी करके रखना जरूरी है कि पहले आपने प्राइस नहीं बढ़ाई, एक मतलब बढ़ा दी, फिर पूरी दुनिया ने बढ़ा दी, आपने नहीं बढ़ाई, आपने खर्चे कम कर दिए। फिर आपने कहा जी कंजर्वेशन भी करें, तवानाई को कम इस्तेमाल करें, कम ट्रैवल करें, ज्यादातर घर से काम करें, छुट्टी एक ज्यादा कर लें, स्कूलों को और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को आप जरा घर से ऑनलाइन करवाएं। फिर प्राइवेट सेक्टर से रिक्वेस्ट ये की कि जी आप भी ये फॉलो करें। तो ये सब चीजें मिल मिला के टारगेट सब्सिडी की भी बात हुई है कि जी टारगेट सब्सिडी जो है वो BISP के थ्रू कैसे देनी है, किसको देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए। फिर राशनिंग की बात होती है तो उसमें भी ये डिस्कशन होता है कि जी कितनी राशनिंग होनी चाहिए। ये तो ऑप्शंस है ना सारे, अभी कोई ऑप्शंस नहीं है वो हो रहे हैं इम्प्लीमेंट। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑप्शंस तो आपके पास होने चाहिए ना, कि आपके पास अभी आप भी न कल को पूछेंगी कि जी आपके पास ये ऑप्शन भी आपने क्यों नहीं डिस्कस किया, ये भी तो आपके आइडिया था। वो सारे ऑप्शन डिस्कस हुए हुए हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो वो आएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्यों खामखा में जो है कोई चीज इंप्लीमेंट हो। बिल्कुल ठीक है सर, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो स्कूल के ऑनलाइन कब तक ये ऑनलाइन रहेगा, क्या इसको एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम 31 मार्च? सेकेंडली ये प्राइवेट सेक्टर्स को भी आप लोगों ने कहा है कि जी आप 2 दिन 4 दिन अपना वर्किंग डे काम करें और आप वर्क फ्रॉम होम करें? जी बिल्कुल, इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। जी आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस भी सुनी है, आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीचेस भी सुनी है, सब में ये जो है बात की गई है, बताया गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि जी करें। तो आई थिंक ये प्राइवेट सेक्टर को अब सामने आना है, जो है वो साथ में खड़े होना है। और आई थिंक प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा है, प्राइवेट सेक्टर लीड करता है मुल्क को, इसमें इत्तेहाद की जरूरत है। और ये तो साझा प्रॉब्लम है ना, सबका शेयर्ड प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर को सामने आके खुद करना चाहिए, खुद जो है ये सब चीजें करनी चाहिए। मार्केट्स को जल्दी बंद होना चाहिए, सारे इनिशिएटिव खुद लेने चाहिए, रादर देन गवर्नमेंट आके इम्पोज करे। गवर्नमेंट क्यों हमेशा इम्पोज करे? हमें इतनी तो है ना सलाहियत और अकल है ना कि जी हम
हमें इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन है, कल को सप्लाईज ना हो तो क्या होगा मुझे बताएं। आज तो अल्लाह का शुक्र है सप्लाईज इंप्रूव होती जा रही हैं। हाँ सर, आप तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल सही में फरमा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो ताजिर बरादरी है वो तो मार्केट्स बंद करने को तैयार नहीं होती है। कि कराची जैसे शहर की हम बात करें तो आधी रात तक तो वहाँ मार्केट्स खुली रहती है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक ट्वीट की कि ताजरों के आगे जो है वो हुकूमत की चलती नहीं है, वो एक माफिया बन जाता है। तो क्या ये कंट्रोल या ये अथॉरिटी हुकूमत की नहीं होनी चाहिए कि आप 9 बजे 10 बजे मार्केट्स बंद करवा दें? लाइक वाइज कोविड में हुआ है ये। नहीं, बिल्कुल देखें, अभी उसकी जरूरत तो नहीं पड़ी। अभी तो वो चीज नहीं हुई कि जो कोविड की है। कोविड का टेम्पलेट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था ना जी। अभी तो ये है कि अभी आप 1 to 1 तो मीटिंग मिल तो सकते हैं, लेकिन अभी उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है कि जी आप 1 to 1 ना मिलें, आप जो है ऑनलाइन कर लें, आप ट्रैवल ना करें। यहाँ एनर्जी का टेम्पलेट यूज हो रहा है कोविड के अंदर। तो देखें, जहां तक मार्केट्स का ताल्लुक है तो ये तो हमें खुद भी ख्याल करना चाहिए ना कि अगर मुझे कल को डीजल ना मिले, कल को पेट्रोल ना मिले, तो मैं मार्केटें कैसे चलाऊंगा? तो वो तो अगर नहीं करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में खुद फॉलो करना चाहिए, रादर देन ये कि गवर्नमेंट आके कोई चीज स्ट्रिक्टली करवाए। तो वो देखें उस वो वक्त आना ही नहीं चाहिए ना जहाँ पे ये जबरदस्ती कोई चीज हो। तो ये देखिए, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट जब गवर्नमेंट अपने ऊपर ले रही है, अपने खर्चे कम कर रही है, अपने जो है ट्रैवल कम कर रही है, अपनी चीजें कंट्रोल कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए एक मिसाल बन रही है कि वो भी फॉलो करे। तो मेरे ख्याल में ये एक कंजीनियल एनवायरनमेंट में सब कुछ फॉलो हो ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो जबरदस्ती चीज की जाए। और ये ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं स्कूल्स वगैरह में, ये कब तक एक्सटेंड की है इसको 31 मार्च से आगे? नहीं जी, ये प्राइम मिनिस्टर आपको आई थिंक आज बता देंगे कि क्या होगा इस पे। ये आई थिंक डिसीजन आ जाएगा इस पे क्या करना है। ठीक है सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद है, हमारे पास दूसरा रूट है सऊदी अरब से हम ले रहे हैं रेड सी से, लेकिन वहाँ से सिर्फ ऑयल नहीं आता, वहाँ से प्लास्टिक भी है, वहाँ से यूरिया भी है। यूरिया अगर वाफिर मकदार में नहीं होगी तो शायद फूड सिक्योरिटी का या इस चीज़ों का भी मसला डेफिनेटली आप लोग भी इस पर गौर कर रहे होंगे। इसका कोई हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद है? नहीं जी, पहली बात तो ये है कि अच्छी बात ये फर्टिलाइजर हमारे पास अच्छा खासा मौजूद है। वीट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और उसको मजीद जो है वीट को प्रिक्योर करने की बात हो रही है, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई इशू होता है, जो कि आज नहीं है, अगर कुछ होता भी है, जैसे हमने ऑयल सप्लाईज जो है बिल्ड किए हैं, इसी तरह फर्टिलाइजर ऑलरेडी हमारे पास है। और वीट और इस तरह की जो बेसिक स्टेपल फूड जो है वो हम पहले ही बिल्ड करें। तो उसमें भी कल आपने डिसीजन देखा होगा ACC का कि हम मजीद प्रोक्योरमेंट करने जाएंगे और उसमें जो है वो मजीद स्टॉक बिल्ड कर लेंगे उसमें भी। हालांकि आज जो है कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का एक उसूल होता है कि जब नॉर्मल हालात होते हैं और आपको रिस्क नजर आ रहा होता है, उसी वक्त उसका सद्देबाब करते हैं। आप ये नहीं करते कि जब वो चीज हो जाती है तो फिर तो रिस्क मैनेजमेंट का फायदा नहीं है। तो इसलिए चाहे वो स्टेपल फूड हो, गंदम से लेकर ऑयल से लेकर और इवन मेडिसिन की बात और इवन दूसरी बात हो, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क में वाफिर मिकदार में चीजें मौजूद है। इनफैक्ट आपने प्राइम मिनिस्टर की अगर स्पीच सुनी हो और उनके डिस्कशन सुने हो, वो तो ये कह रहे थे कि जी UAE और दूसरे कंट्रीज जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, पोर्ट्स के मसले हुए हैं, वहाँ हम पहुंच के अपने जो सरप्लस फूड है उसमें कुछ हिस्सा हम दे सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास इस वक्त सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है हर चीज़ का। ठीक है सर, 28वीं तरमीम की बातें भी हो रही थी और मेजर कंसर्न जो है वो NFC अवार्ड है। उसकी वजह यही है, हमेशा यही कहा जाता है कि जी जो फेडरल है यानी जो वफाक है उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते और सूबों को सारे जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं। तो क्या अब इस पर भी जो ऐवान सदर में भी इजलास हुआ, इस पर कोई डिसीजन ले लिया गया है कि अब 28वीं तरमीम आएगी और उस पर NFC अवार्ड पर भी या तो कट लगेगा या तब्दील होगा? जी मैं इस बारे में कोई अभी बात नहीं कर सकता, ना मुझे इस चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स का आइडिया है। आई थिंक वो आप थोड़ा सा सब्र कर लें, आपको ये जब डिस्कशन होगा NFC का तब आपको नजर आएगा। आई थिंक आज उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और स्मार्ट लॉकडाउन की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है अभी? नहीं जी, कुछ भी नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन की। देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ कि वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास जब प्रॉब्लम्स होंगी तो ये स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह भी ऑप्शंस है ना। लेकिन आज मैं आप बात कर रहे हैं तो आज मैं नहीं कह रहा कि अभी हम लॉकडाउन करें। क्यों करें लॉकडाउन, मुझे बताएं ना, क्यों करें? लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई डिसीजन होता है मिल के कि जी स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि जो गाड़ियां चलेंगी वो आपके 50% चलेंगी लेट से, या मार्केटें जो है जल्दी बंद हो जाएंगी, तो वो तो देखें, वो तो आप पहले ही अपने आप को जो है वो डिसिप्लिन कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है कि स्मार्ट लॉकडाउन हो जाएगा तो उससे पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल में तो वो अगर होता भी है तो वो बेहतरी के लिए होगा ना। अभी आपने खुद ही कहा कि जी मार्केटें क्यों नहीं बंद हो रही टाइम पे, तो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर तो मार्केटों का टाइमिंग होती है ना कि जी आप इतने बजे खोलेंगे इतने बजे बंद कर देंगे। तो वो मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट हो भी जाए तो इतना मसला नहीं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं होगी तो इंशाल्लाह आपको फौरन पता चलेगा। सर आपने LNG का स्टॉक नहीं बताया।
जी एलएनजी तो आ ही नहीं रही ना जी, एलएनजी की जगह एलपीजी यूज होती है और एलएनजी की जगह हमारी लोकल गैस यूज हो रही है। वो तो एक्चुअली तो बेहतर हो गई ये चीज कि एलएनजी जो है हमारे पास, वो कतर ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए कि वो नहीं दे सकता पूरी दुनिया को, तो हमारे पास भी एलएनजी आ रही थी, तो वो तो एक्चुअली मेरे हिसाब से तो वो महंगी थी। आज जो है आपकी जो लोकल गैस है वो खुल गई है, तो लोकल गैस अब सिस्टम में आ गई जो कि रिलेटिवली बेहतर है, सस्ती है और उसकी प्राइसिंग ज्यादा बेहतर है। तो आई थिंक ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की चीजें हो रही हैं आपके लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो रही हैं चीजें, इनफैक्ट इन माय ओपिनियन। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जीएसपी प्लस जो स्टेटस है हमारा, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और डेफिनेटली वो इकोनॉमी के लिए एक हमारी रीढ़ की हड्डी है एज फार एज इम्पोर्ट एंड एवरीथिंग इज़ कंसर्न। तो उस पर क्या है हमारे कोई खदशात हैं या क्या मामला है ये? नहीं कुछ भी नहीं है, वो अपनी जगह चल रहा है। आई थिंक ये पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात हुई है जिसकी, जो कि मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए। देखिए मैं इस पे एक चीज कहता हूँ, आपके यहाँ 8 कंट्रीज हैं जिनको ये स्टेटस मिला हुआ है, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, पाकिस्तान उनमें से एक है। और आपकी कंट्री की $3 अरब से उठ के 12 साढ़े 12 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट्स गई हैं, तो भाई वो तो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है ना, वो कोई इंडिविजुअल के लिए तो नहीं है, किसी इंडिविजुअल पार्टी के लिए तो नहीं है कि एक पार्टी कुछ और कहती है दूसरी पार्टी, ये तो मुल्क के लिए है। और जब भी कोई मुल्क की बात होती है तो आप दूसरी कौमों की तरफ देखें, जब कोई बाहर से प्रॉब्लम होता है तो वो एक हो जाती हैं। हम तो यहाँ, मतलब मुझे अफसोस होता है कि हम ऐसी बात ही क्यों करते हैं कि जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो। वो तो सबके लिए प्रॉब्लम होगी ना, किसी एक के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बहुत इस पे सरप्राइज हूँ कि कोई ऐसे बात भी कैसे कर सकता है, जीएसपी प्लस जो है वो ना दें या IMF को लेटर लिख दें, ये तो कोई भी ना करे मेरे ख्याल में, तो क्योंकि ये मुल्क तो हम सबका है। क्या किसी ने कहा है कि जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करें? नहीं, ये आप पूछ रही है ना कि जीएसपी प्लस खत्म होने की बात हो रही है, तो वो मैं कह रहा हूँ कि ये तो पॉलिटिकली बातें चलती है ना इस तरह की, जीएसपी प्लस खत्म करते हैं, IMF को किसी ने कहा है क्या ये बात? ये पूछ रही हूँ। नहीं, ये तो आप बताएं, मुझे तो नहीं पता, ये तो आपने मुझसे सवाल किया है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ किस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, इस किस्म की बातें हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपके टाइम का। गुफ्तगू कर रहे थे जो इस वक्त हालिया सूरत हाल है और जंग से होने वाला जो असरात हैं वो दुनिया भर की इकॉनमी को डेंट लगा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहा है वो हमें खुर्रम शहजाद साहब बता रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। इस वक्त जंग की क्या सूरत हाल है? ट्रंप ने 10 दिन मजीद एक्सटेंड कर दिए हैं कि कोई जो मेजर तनसीबात है, अहम तनसीबात, उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उसके अलावा ये हमले चल रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, टॉक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ होंगे और सैयद राशिद नकवी साहब इरानियन जर्नलिस्ट हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। चलिए प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले, सऊदी प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 28 फरवरी से ईरान ने खलीजी मुल्कों पर 4391 मिसाइल हमले किए हैं। इसराइल को ईरान की जानिब से 930 मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है। ईरान की जानिब से मिसाइलों और ड्रोन से 83% GCC ममालिक को सामना करना पड़ा, जबकि 17% का हदफ इसराइल था। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी तनसीबात को निशाना बनाने वाले हमले खतरनाक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और ये हमले इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। सऊदी अरब पर 723, UAE पर 2156, बहरीन पर 429, कुवैत पर 791, कतर पर 270, ओमान पर 22 मिसाइल ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। खलीजी फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों ने हमलों को नाकाम बनाने में गैर मामूली कारकर्दगी और पेशावराना महारत का मुज़ाहरा किया है। ईरान के नायब वज़ीर सेहत अली जाफ़रान के मुताबिक जंग शुरू होने से अब तक 1937 अफराद शहीद और तकरीबन 25,000 ज़ख्मी हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मंसूर जाफ़र साहब, एक्सपर्ट हैं ऑन मिडल ईस्ट अफेयर्स, और उसके साथ साथ इरानियन जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट सैयद राशिद नकवी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मंसूर जाफ़र साहब, सदर ट्रंप ने पहले 5 दिन का सीज़ फायर, जिन्होंने कहा कि अहम तनसीबात पर अटैक नहीं होंगे, और अब वो एक्सटेंड कर दिया टिल आई गेस 6 अप्रैल तक टाइम दिया गया है। इसमें इंटेंशंस क्या नज़र आ रही हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की? वाकई सीरियस है और मुज़ाकरात के हवाले से मैसेजिंग तो हो रही है, लेकिन ईरान अभी डायरेक्टली तो की टॉक्स का ना इतराफ़ कर रहा है और ना कर रहा है। इसमें हमें जानने की ज़रूरत है कि सदर ट्रंप की इंटेंशंस क्या है। देखिए, सदर ट्रंप के इंटेंशन तो शायद उन्हें खुद भी मालूम ना हो, क्योंकि इस वक्त वो दुनिया की जिन ताकतों के हाथ में खिलौने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें सर फहरिस्त तो इसराइल है, और उसके बाद खित्ते के उनके वो इत्तेहादी कि जिनको उन्होंने बड़ी अपनी नेट सिक्योरिटी अम्ब्रेला का लालच दिया था, और आज उन्हीं की मौजूदगी की वजह से इस वक्त वो ईरान के निशाने पर हैं। तो इस वक्त आपकी जो रिपोर्ट इब्तिदा में आपने इंट्रो में जिक्र की, मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये ठीक है, सऊदी अरब की तरफ से बड़ा एक
होमवर्क किया गया है और बड़ा एक रिसर्च वर्क किया गया है। लेकिन वो अगर फरीक मुखालिफ के तरफ से किए जाने वाले हमलों का भी जिक्र कर देते हैं, जिसको इस वक्त पेंटागन अपने अमेरिकी हमलों को 10,000 के करीब कह रहा है ईरान पर जो अटैक हुए हैं, और 8,000 इसराइल की तरफ से किए गए हैं। तो वहां से को फूल नहीं बरस रहे हैं और उसी का जवाब है जो उनको दिया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप साहब इस नौयत के जो ऐलानात करते हैं कि जी मैं इतने दिन का मॉरेटोरियम दे रहा हूँ, मैं इसको फलां तारीख तक एक्सटेंड कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ये टाइम गेन करने की उनकी वो पुरानी साजिश है, वो कोशिश है जो वो गुज़श्ता जंग के दिनों में भी जो जून में थी वहाँ पे भी मुज़ाकरात के डोल डाल के और फिर इसी नौयत की लश्करकशी उन्होंने की और उसके लिए बैक एंड पे काम करते रहे, और अब भी इसी तरीके से किया जा रहा है। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम ईरान की वर्चुअल तंसीबात पर हमले नहीं करेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने उनकी क़यादत, मिलिट्री, अस्करी इंटेलिजेंस उसको अपने निशाने पे रखा हुआ है। और अब जो उनके बहरिया के एक कमांडर हैं जो बुनियादी तौर पे ये आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जो प्रोजेक्ट था उसको लुक आफ्टर करते थे, उनको भी शहीद कर दिया गया है। इसी तरीके से ज़मीन पर हर हरकत करने वाली चीज़ जो है उसको उन्होंने अपने ताक पे रखा हुआ है। हॉस्पिटल, हर चीज़ जो है उस पर निशाना लगा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये ग्रिड्स की बात करके और एटमी तनसीबात की बात करके वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान ने जो जिस रद्दमल का इजहार ऐलान कर रखा है, ईरान उस पर पूरा उतरेगा और जब उनके ग्रिड्स को निशाना बनाया जाएगा तो जो यूएई के या दीगर मुल्कों के ग्रिड्स हैं वो भी महफूज नहीं रहेंगे, उनके डीसैलिनेशन प्लांट भी महफूज नहीं रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो ये चीज़ों को रोक रहे हैं, अदरवाइज उनके लिए इन चीज़ों की तबाही और बर्बादी जो कोई हैसियत नहीं रखती। दूसरा, उन्हें ये अहमियत का अंदाज़ा है कि ईरान का जो ग्रिड सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड नहीं है। 300 के करीब ग्रिड्स ईरान को बिजली की फराहमी देते हैं, जबकि उनके जो लाडले इत्तेहादी हैं इस वक्त खलीज के, उनके ग्रिड सारे के सारे इंटीग्रेटेड है। किसी रियाज के एक ग्रिड का अटैक जो है वो पूरे ग्रिड्स को बिठा देगा और तकरीबन 24 घंटे के अंदर ये जो पूरा खलीज है ये अंधेरे में डूब जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये वो रद्द-ए-अमल है कि जिससे डर कर हर रोज जिसकी वजह से वो टाइम बाय कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। राशिद नकवी साहब, हम तनसीबात को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के अटैक्स भी जो हमारी मालूमात है जारी है। इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पर? क्या अटैक्स में कमी वाक़ हुई है ईरान पर, इसराइली और अमेरिकन? जी नहीं, हमलों का सिलसिला जारी है। रात गए भी और सुबह भी हमले हुए हैं। तेहरान की तो मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी तो हम खुद आवाज़ें सुनते हैं और खुद हम उसको पेश कर रहे हैं। तो ये तो बात अपनी जगह पे सही है और कोई इस तरह का कोई जो जिसे आप कहें कि ट्रंप का जो इद्दा है, दावा है कि वो इतनी मोहलत दे रहे हैं और 10 दिन और 4 दिन, बाकी सारी चीजें उसी तरह, जंग उसी तरह जारी है। और ईरान के लिए भी, ईरान ने भी तो दायरे इसको कबूल नहीं किया ना, ईरान ने भी अपने हमले जारी रखे हुए हैं और तकरीबन मेरे ख्याल में आज 86 या 87 वेव्स जो हैं वो जा चुकी हैं। और उधर से जो चीखें आ रही हैं, आपने तो आप मीडिया में आपने सुने होंगे कि अभी वहाँ के जो मुख्तलिफ इसराइल के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनके जो मेयर्स के बयानात आना शुरू हो गए हैं और वो जिस तरह रो पीट रहे हैं मीडिया के सामने कि हमारा क्या हशर हो गया है और नेतन्याहू ने ये क्या फैसला किया है और ये इसराइल को किस तरफ लेके जा रहा है, ये जो आप मीडिया में देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे मुराद ये है कि दोनों तरफ से सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात, मंसूर साहब ने बड़ा खूबसूरत तजज़िया किया है, लेकिन मैं एक आलमी तनाजुर में एक बात करना चाह रहा हूँ कि लोग क्यों नहीं इस बात पे सोच रहे कि डोनाल्ड ट्रंप बरमला ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के स्पीकर को, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, इनको हमने मारना था और अब हमने इसको नहीं मारना। यानी ये कौन सी दुनिया का कौन सा जंगी असूल है भाई? आप दुनिया के जितने वॉर कन्वेंशंस हैं आलमी इदारों ने जिन्होंने कबूल किया हुआ, उसमें इस तरह की बातें नहीं होती कि आप ओपनली आप जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को इस तरह न सिर्फ निशाना बनाते हैं, उन पे आप रकमें अनाउंस कर रहे हैं कि इसको मारने की इतनी रकम, और फिर खुद भी कह रहे हैं कि अभी हमने उनको छोड़ दिया है, अगर वो मुज़ाकरात करेंगे तो उनको हम बचा लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम उनको मार देंगे। तो इन बहुत सारी चीजें हैं कि जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि मैं तो अब इसको कहता हूँ कि इसराइल तो था ही, उसकी तो माहियत ही और उसका जिसे कहते हैं ना जो खमीर है वो तो है ही इंसानियत दुश्मनी पे, इस्लाम दुश्मनी पे। लेकिन जो अमेरिका ने ये जो अपने ऊपर लिबादा ओढ़ा हुआ था ह्यूमन राइट्स का और डेमोक्रेसी का और
आलमी इदारों के फैसलों की अहमियत का फलां के सारे पर्दे अब जो है इवन ना, ट्रम्प की तो पूरी इलेक्शन क्या कैंपेन ये थी कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। मंसूर साहब, जो ईरान के जो मुतालबात सामने आए, अमरीकी अड्डों का खात्मा किया जाए, हमलों का हर्जाना दिया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैग दोबारा जारियत ना करने पे गारंटीज चाहिए, अमेरिकन न्यूक्लियर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, मिसाइल प्रोग्राम पे कोई बात नहीं होगी, ये वगैरह, तो इस पर कोई फर्दर आगे कोई बात हुई है? क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंटली ट्रम्प कह रहे हैं जी बड़ी अच्छी बातचीत आगे चल रही है, मैसेजिंग तो हुई है, फर्दर क्या हुआ है अब तक? देखिए जी, जो मुज़ाकरात का मामला है ये भी एक ऐसा मैं समझता हूँ घनचक्कर सा बनाया हुआ है, क्योंकि इस वक्त बराह रास्त मुज़ाकरात तो यकीनन नहीं हो रहे और ना ही उसका कोई फौरी इम्कान है। एक मैसेजिंग का है, और ख़ासतौर पे जो अमेरिका ने अपने 15 मुतालबात पाकिस्तान के ज़रिए ईरानी क़यादत को पहुँचाए, तो ईरानी क़यादत की तरफ से उसका एक नटशेल जवाब 5 नुकात की सूरत में जो दिया गया, इसमें एक अहम नुकता ये भी शामिल था कि जो ईरान का जो एक लाइकाई झंडा है, खासतौर पे उनकी जो मज़ाहमती तंजीमें हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ जो एक जंग इस वक्त अमेरिका और इसराइल ने मुसल्लत कर रखी है, चाहे वो लबनान के अंदर हो या यमन के अंदर हो, उसको भी बंद किया जाए। ये भी एक बड़ा मुतालबा है। जी जी बिल्कुल, ईरान लबनान पे इसराइली हमले खत्म किए जाएं। जी, तो लिहाजा ईरान जो है वो अपने उस असूली मौक़िफ़ से, जिस पर वो डे 1 से इस जंग के दिन से कायम है, आज भी वो उसी को मुज़ाकरात की बेस पर भी सेटल डाउन करना चाहता है। यकीनन इसे बाज़ तबसरा निगार, बाज़ मुबस्सिरीन कहते हैं कि बड़ी हाई सीलिंग ईरान ने मुकर्रर की है। तो ये मुज़ाकरात का असूल है कि आप मुतालबात की एक हाई सीलिंग, एक हाई पेरिस रखते हैं, ताकि जब मुज़ाकरात हों तो उसमें फिर किन नुकात पर आपने बच करना है, किन नुकात पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो वो हम डिस्कस किया जाए। इस वक्त जिन टीम लीडर को उन्होंने मुकर्रर किया है, कभी सुनते हैं कि जेडी वैंस साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, उनके साथ कुशनर साहब उनके दामाद होंगे, और उनके जो गोल्फ के बड़े पुराने दोस्त और उनके जो रियल स्टेट के उनके दोस्त हैं स्टीव वेटकॉफ, वो आएंगे। लेकिन अभी तक उस नौइयत की कोई चीज़ जो है, लेकिन उनको साथ बिठा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसकी पोस्चरिंग बड़ी अहम है और उसको नोट किया जाना चाहिए कि स्टीव वेटकॉफ जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, जहाँ वो खिताब कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमें बड़ा प्राइज़ दिया है ईरान ने, बड़ा हमें एक तोहफा दिया है। वेटकॉफ साहब, क्या मैं बता दूं आपका, कहीं वो कोई सिक्योरिटी तो लीक नहीं हो जाएगी? इस नौइयत के ठट्ठा मजाक और ड्रामे जो हैं वो जंग के दिनों में भी जो उनके जारी हैं, और उसके जरिए वो यही तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि हमने जो बुनियादी तौर पे जिन शख्सियात के बारे में एक उनकी, मैं तो मादत के साथ कहूँगा, वो जो खुदा बने हुए की जान बख्शी की बात कर रहे हैं कि जो उनको गालिबाफ साहब को और उसके साथ साथ जो दूसरे रहनुमा हैं ईरान के, उनके बारे में कि जो अराक्ची साहब हैं कि उनको हम हिट नहीं करेंगे, और वो बुनियादी तौर पे ये शो करना चाह रहे थे, ये देखना चाह रहे थे कि ये जो इस वक्त ज़ाहिर है ये भी एक तासुर दिया जा रहा है मीडिया में और ख़ासतौर पे अमरीकी मीडिया में कि इस वक्त शायद पासदारान इनकलाब कुछ और लाइन ऑफ एक्शन ले रही है और उनकी सियासी क़यादत किसी और तरह, तो उनके कंट्रोल में नहीं है जो उनके पासदारान इनकलाब। तो ये जो वो टैंकर गुजरने की बात की गई थी, वो बुनियादी तौर पर एक लिहाज से मुतालबा आना था इसी सियासी रहनुमाओं की तरफ से, और ज़ाहिर है उन्होंने दिया और उसके नतीजे में वो टैंकर गुजर गए, और वो तमाम के तमाम टैंकर जो थे वो पाकिस्तान परचम बरदार थे, जो इससे पहले भी वहाँ से बड़ी स्मूथ सेलिंग कर रहे हैं और गुजर रहे हैं, और इसी तरीके से दीगर दोस्त ममालिक के टैंकर्स को भी ईरान वहाँ से अपने जो मुतालबात के नतीजे में वहाँ से गुजरने दे रहा है। तो ये ड्रामा जो रचाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो समझते हैं ये जो इस वक्त वॉर का थिएटर उन्होंने सजाया है, ये भी कोई WWF का कोई उनका एक रिंग है कि जिसमें वो कभी किसी के सर में कुर्सी दे मारेंगे, कभी किसी में खुद सर फोड़ देंगे। तो इस वक्त उन्होंने पूरी जो अमरीकी माशरा, अमरीका की साख, मिलिट्री, सियासी, सफारती, वो तो मट्टी में मिलाई है, उसके साथ साथ वो अपना जो सियासी मुस्तकबिल है उसका जो कत्लेआम करने जा रहे हैं, तफरीका डालने की भी एक कोशिश थी, जिस तरह से उन्होंने एक तमस्कुर उड़ा। फरमाइएगा ज़रा राशिद नकवी साहब कि ईरान इस टॉक्स को लेकर क्या कुछ उसने अभी तक कोई डिसाइड किया है कि बराह रास्त इसमें शरीक होगा, वेन्यू क्या होगा, क्या पाकिस्तान का जो है वो काबिल कबूल है, इस पर कोई बात क्या चल रही है ईरान के अंदर? देखिए, एक मैं बुनियादी बात करता चलूँ कि मंसूर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया है कि देखें 12 रोज़ा जून की जंग के बाद ईरान ने जो अपनी जंगी हिकमत अपनी अमलिया अपनाई थी, वो एक तवील जंग की थी,
और उसके साथ उस जंग को फैलाना था। और इन दोनों जो हिकमत अमली है उसका बुनियादी मकसद यही था कि जब टॉक्स पे बात आएगी, मुज़ाकरात पे बात आएगी, तो उनके पास टाइम हो, यानी वो अमेरिका की तरह, डोनाल्ड ट्रंप की तरह मखमसे का शिकार ना हो जाए कि फौरी तौर पे उसको इसका इलाज चाहिए, कि फौरी तौर पे ये हो जाए ताकि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ईरान बड़ा स्मूथली अपने उन्हीं अहदाफ को लेके अपनी जंग को जो है ना तुलानी करता जा रहा है और फैलाता भी जा रहा है, और उसको एडवांटेज भी मिल रहे हैं। और इस वक्त पूरे एतमाद के साथ वो अपनी हिकमत अमली पे अमल पैरा है। लिहाजा इस रोशनी में देखा जाए तो ईरान इतना फौरी तौर पे जो है वो इन बातों को, चंद 14 मुतालबात या 15 मुतालबात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वो इसके अंदर और दबाव बढ़ाएगा। जब आलमी इक्तिसादी दबाव बढ़ेगा, देखिए इस वक्त ईरान आबनाए हुर्मुज पे पूरी तरह कंट्रोल किए हुए हैं। और उसके जो आप देख रहे हैं, असरात देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो चीख रहे हैं, कभी कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, कभी वो नेटो को बुलाते हैं, कभी चाइना के लिए की मदद के लिए जो है वो भीख मांगते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान की जो ये स्ट्रेटजी है कि उसने आबनाए हुर्मुज को आइंदा के अपने मुज़ाकरात को अपने मफाद में बनाने के लिए जो इस्तेमाल करना है, वो अभी तक बिल्कुल सही चल रहे हैं। मुख्तसर बता दीजिएगा कि क्या ईरान बराह रास्त टॉक्स में शामिल होने जा रहा है? मेरी बात अगर मुकम्मल होने मुझे दे। और अपनाए हुर्मुज के साथ साथ जो बड़ी सपोर्ट है वो उनको अपनी आवाम की है। यहाँ पे जो आवाम की सेंटीमेंट है वो इस वक्त आरजी जंगबंदी को एक गाली तस्वुर कर रहे हैं। कहते हैं ये कब तक हम इस वार साइकिल का हिस्सा बनते रहेंगे। आज जंगबंदी करेंगे, 10 दिन के बाद फिर इसराइल हमलावर हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद अमेरिका चढ़ दौड़ेगा। तो यहाँ पे अवाम की भी सपोर्ट है, अपना हुर्मुज भी उसके पास है, और उसका जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो अभी तक जो उसका एक बड़ा वार है इसके पास, या बड़ी कुव्वत है, वो भी सही स्मूथली चल रही है और वो बड़े सही तरीकों से टारगेट्स कर रहे हैं। मंसूर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया और वहां से इसराइल के अंदर से भी हमें खबरें ऐसी मिल रही हैं कि बल्कि बिल्कुल सही टारगेट्स हो रहे हैं। लिहाजा अभी जो मुज़ाकरात इसका जो आप इस तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि इस वक्त वो बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे, बराह रास्त मुज़ाकरात तो उन्होंने आम अय्याम में भी, यानी जो पहले ओमान में हुए थे उस पे भी उन्होंने बराह रास्त नहीं किए थे। उसके अलावा भी जहाँ कहीं पे अभी तक इनकी जो पॉलिसी है ईरान की कि वो इसराइल और अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो वो उस पे भी अपने उस मौके पे डटे हुए हैं। लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने दुनिया की या आलमी राय-आमा को अपने साथ मिलाया हुआ है, इस वक्त आलमी राय-आमा ईरान के साथ खड़ी है, ईरान के मुतालबात बड़े जेन्युइन नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का सटपटाना और इस तरह कंफ्यूज किस्म की बातें करना और मुतज़ाद किस्म के बयानात और मीटिंग्स के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो उससे खुद अंदाजा हो रहा है कि वो खुद एक ऐसी पोजीशन में चले गए या ऐसे दलदल में चले गए, तन्हा होते जा रहे हैं, आइसोलेशन में है, नेटो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, यूं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, जिन ममालिक से उनको बड़ी तवक्को थी वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आइसोलेशन में है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब आपका भी, सैयद राशिद नक़वी साहब आपका भी। और हकीकत के जो हम इंटेंशंस की बात कर रहे हैं, टाइम बाय करने की बात हो रही है, कोशिशें हैं, सालिसी का किरदार पाकिस्तान बखूबी निभा रहा है, लेकिन कहना यही है ईरानियन जो जर्नलिस्ट हैं कि ईरान डायरेक्टली खुद बात नहीं कर रहा होता और इसी तरह से मैसेजेस हो रहे होते हैं, लेकिन ईरान का एक फर्म है कि जी अगर आपने इस दफ़ा सीज़ फायर नहीं, मुकम्मल तौर पर जंग का खात्मा होना चाहिए। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।